नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे 9th क्लास की हिस्ट्री का अपन पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता एवं भारत की जो प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पहली सभ्यता पढ़ ली थी, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए मित्रों, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये किताबें अपने आप में एक नोट्स का रूप है और मैं आपको आगे इनके जो प्रश्न उत्तर, पूरे टॉपिक का प्रश्न उत्तर अपन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इन वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक ध्यान से देखिए। जितने भी पहले टॉपिक है, जो भारत की प्रमुख सभ्यताएं, ये जो पहला टॉपिक है, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इनके जितनी भी सभ्यताएँ हैं इन टॉपिक में दी गई, तो उन सभ्यताओं को मित्रों ध्यान से पढ़िएगा। तो तैयार रहिए उन टेस्ट के लिए भी, जिससे पहले अपन तैयारी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली सभ्यता अपन ने पढ़ ली थी सिंधु सरस्वती सभ्यता। दूसरी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवसान के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। देखिए, अपन बात करते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के तुरंत बाद में जो दूसरी सभ्यता जो उत्पन्न हुई थी, उनका नाम था वैदिक सभ्यता। विद्वानों ने इस वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले जन समुदाय को आर्य कहकर पुकारा। इन आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का संस्थापक एवं प्रसारक बताया गया है। तो मित्रों, यहाँ से अपने को पता चलता है कि जो वैदिक सभ्यता है, इन वैदिक सभ्यता का जो विकास किया था, इनमें जो निवास करने वाले लोग थे, इनके जो संस्थापक थे, उनको क्या बताया गया, वह आर्य लोग हुआ करते थे, आर्य थे। कतिपय विद्वानों ने यह भी कहा है कि ये आर्य भारत में बाहर से यथा उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत, यूरोप से आए, लेकिन वर्तमान पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों से सिद्ध हो गया कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। तो मित्रों, कई जो विद्वान इनके बारे में, पहले मत एक नहीं था इसमें, तो कई लोग बताते ही है कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कोई मध्य एशिया से बता रहे थे, कोई तिब्बत से, यूरोप से आए बता रहे थे। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार के पुरातात्विक जो स्रोत मिलते हैं, उन स्रोतों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये आर्य मूलतः कहाँ के थे, भारत के ही थे। इससे ये सिद्ध हो गया कि वैदिक सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता की निरंतरता में ही विकसित हुई है। इससे ये अपन पता लगा सकते हैं कि आर्य मूलतः भारत के थे। इससे अपन ये भी जाहिर कर सकते हैं कि इसे जो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी, उनकी निरंतरता में, यानी उसको कंटिन्यू करते हुए अगला जो विकास हुआ था वो वैदिक सभ्यता का हुआ था। इस वैदिक सभ्यता का वर्णन वैदिक साहित्य में विस्तार से आता है। इस वैदिक सभ्यता का जो वर्णन है, इनके बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है, जो वैदिक साहित्य हैं उनसे अपने को जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य कौन कौन से? देखिए, वैदिक साहित्यों के अंतर्गत जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, संहिताएँ हैं, ये सभी ब्राह्मण हैं, तो ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे अपने को जानकारी मिलती है। वस्तुतः आर्य किसी जाति का बोध करने वाला शब्द नहीं है। देखिए, आर्य किसी जाति विशेष का शब्द नहीं है, ये तो एक गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले एवं सुसंस्कृत व्यक्ति। देखिए, आर्य एक गुणवाचक शब्द है, यानी किसी एक समाज का गुण को ये बताता है। देखिए, जो कोई उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, अच्छे आचरण करने वाले अथवा सुसंस्कृत जो व्यक्ति है, उनको आर्य कहा गया। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समुचित व्यवहार करता हो, विचार व वाणी में शुद्धता व पवित्रता रखता हो, ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। देखिए, जो अपनी वाणी में शुद्धता एवं पवित्रता रखता हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आर्य कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के जनक भारत के ही ऐसे सुसंस्कृत लोग थे। ये वह लोग थे अथवा वह मानव समुदाय था जिसने तत्कालीन व्यवस्था व संस्कृति के उपयोगी पक्षों को अपनाकर अपने उन्नत रहन सहन को विकसित किया। ये वही लोग थे, ये वही मानव समुदाय था जिसने उस समय की जो व्यवस्था और संस्कृति के उपयोगी पक्षों को अपनाकर जो उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुए, उन उपयोगी वस्तुओं, उपयोगी संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने रहन सहन को विकसित किया। इस जन समूह को यदि आर्य शब्द का संबोधन किया जाए तो ये वास्तविक तथ्य उद्घाटित करता है कि ये एक तथ्य ये भी है कि
सिंधु सरस्वती सभ्यता का अवसान भले ही हो गया हो, किंतु इस सभ्यता की अच्छाइयाँ सिंधु सरस्वती नदी क्षेत्र से बाहर भी प्रभावित थी। उन अच्छाइयों का ही विकास आगे चलकर वैदिक सभ्यता के रूप में जो हुआ है। देखिए अपन बात करते हैं, देखिए सभी सभ्यताएं सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़ी हुई है। देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता का भले ही पतन हो गया हो, लेकिन इनकी जो अच्छाइयाँ, इनके जो नीति नियम थे, इनके जो कानून कायदे थे, उन कानून कायदों को, नीति को, सभ्यता को, संस्कृति को अपनाते हुए जो इनकी जो प्रभावी संस्कृति थी, इन्हीं का ही विकास आगे चलकर वैदिक सभ्यता के रूप में हुआ। आगे है वैदिक साहित्य। देखिए क्या है वैदिक साहित्य। आर्य ने जिन साहित्यों की रचना की वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। देखिए जो आर्य लोग थे, उन आर्य लोगों के द्वारा बसाई गई संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है, और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है। भारत में विकसित होने वाली वैदिक सभ्यता की जानकारी कराने वाले स्रोतों में प्रमुख स्थान वैदिक साहित्य का है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, सट, वेदांग आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है। देखिए वैदिक साहित्य के अंदर कौन कौन आते हैं? वेद आता है, ब्राह्मण आता है, उपनिषद आता है, आरण्यक आते हैं, सट आते हैं, सट वेदांग जो होते हैं ना, शिक्षा, व्याकरण वगैरह, ये सट वेदांग इसके अंदर आते हैं, और ये सभी वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मित्रों इन वेदों का भी एक क्रम निश्चित होता है, पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस साहित्य के माध्यम से तत्कालीन वैदिक सभ्यता की विशेषताओं को इस स्वरूप में देखा जा सकता है। देखिए इस वैदिक साहित्य के माध्यम से तत्कालीन जो वैदिक सभ्यता थी उसकी विशेषताओं को इस स्वरूप में देखा जा सकता है। ये वैदिक साहित्य से अपने को जानकारी मिलती हैं। आगे बात आती है वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। देखिए वैदिक सभ्यता की विशेषताएं, पहली विशेषता है उनका राजनीतिक संगठन। वैदिक काल के राजनीतिक जीवन का आधार परिवार ही थे। देखिए उनके वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन का जो प्रमुख आधार होता था वो परिवार ही थे। अपन बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर ही जो राजनीतिक जीवन का प्रमुख आधार था वो परिवार ही था। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनते थे, कई ग्रामों से मिलकर जन बनता था, और जन का नेता जो कि गोप, रक्षस या राजन कहते थे। देखिए जन के नेता को क्या कहा जाता था? गोप, रक्षस, रक्षक या फिर राजन कहते थे। राजन का निर्वासन प्रजा करती थी। राजन का निर्वासन कौन किया करती थी? प्रजा करती थी। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजन होता था। राजन अर्थात शासक या फिर राजा। शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? राजन हुआ करता था। समिति, सभा व मंत्रणा नामक जनतांत्रिक संस्थाएं राज्य में राजन का सहयोग करती थी। देखिए मित्रों इनके बारे में, समिति और सभा के बारे में अपने 6 क्लास के अंदर पढ़ा था। समिति क्या थी, सभा क्या थी। अगला शब्द है मंत्रणा। एक मंत्रणा का मतलब होता है मंत्री परिषद, और जो कि राजन के कार्यों में सहयोग किया करती थी ये तीनों संस्थाएं। कालांतर में सहज जनतंत्र वाले राजनीतिक संगठन के स्थान पर भारत का समाज राजतंत्रात्मक राजनीतिक संगठन की तरफ अग्रसर हुआ, और भारत में कई जनपद राज्य विकसित स्थापित हो गए। देखिए कालांतर में है नहीं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय गुजरता गया, सहज जनतंत्र वाले है नहीं, एक जो अपन कह सकते हैं सुव्यवस्थित जनतंत्र वाले राजनीतिक संगठन के स्थान पर भारत में समाज एवं राजतंत्रात्मक नैतिक संगठन की तरफ अग्रसर हुआ। धीरे धीरे ये गणतंत्रात्मक से राजतंत्रात्मक की ओर अग्रसर हुए, और कई सारे ऐसे जनपद स्थापित हो गए। जनपद का मतलब होता है जनता का पद, है नहीं, जनता के निवास का स्थान। ऐसे जनपदों में कुरु, पांचाल, गांधार, केके, मद्र, काशी, कलिंग, अंग, मगध, लिस्वी, मल्ल, अवंती, कौशल, सीवी आदि जो जनपद प्रमुख थे। इनमें से मित्रों कई जनपद जो राजस्थान में थे, और अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर कुल 16 जनपद हुआ करते थे।
ठीक है ना मित्रों। इनके भी कई उप जनपद हुआ करते थे, इनके ये नाम प्रमुख हैं। इनके बारे में अपन ने अध्ययन भी किया था 6 क्लास की बुक के अंदर, और आपको बताने का मैंने प्रयास भी किया था ट्रिक के माध्यम से। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर महाजनपद नाम से जो बना हुआ होगा उसको ज़रूर देखिएगा। आपके सारे महाजनपद एक ही झटके में, एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे। आगे वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंदर आता है पहली वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी वैदिक काल में। 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर क्रम आधारित थी, जिसमें व्यक्ति की योग्यता एवं काया से उसका वर्ण निर्धारित किया जाता था, यानी कार्यक्रम से उनका वर्ण है जो निर्धारित किया जाता था। और इस तरह वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ स्वरूप बहुत अच्छा था। वह क्रम एवं श्रम के सिद्धांत पर आधारित था। देखिए मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण कौन थे, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और शूद्र कौन हुआ करते थे। देखिए ब्राह्मण जो लोग हुआ करते थे, जो ज्ञान बांटने का कार्य करते थे, जो शिक्षक गण हुआ करते थे या फिर किसी यज्ञ वगैरह करवाते थे, वो लोग ब्राह्मण कहलाते थे। इसमें कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं वो ब्राह्मण जाति से ही हो, वो इसमें कोई भी कार्य कर सकता था। देखिए इसमें बताया क्रम पर आधारित, यानी काम के आधार पर होती थी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हाल की अपन बात करें तो अस्पृश्य जाति में अगर किसी ने जन्म लिया है, अगर उस समय अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो उसमें वो अगर ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, शिक्षक का कार्य करता है, तो वो कौन है? ब्राह्मण है। इसके अलावा सेना में जो भर्ती होते थे लोग, जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो कार्य करते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य का अर्थ होता था जो लोग व्यापारी गण होते थे, उनको वैश्य कहा जाता था। और शूद्र गण जो होते थे, जैसे खेती का वगैरह जो कार्य करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। देखिए मित्रों, इन जो कहते हैं अपन, जो 4 वर्णों की इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कही जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई थी। ब्रह्मा जी के मुख से जो उत्पन्न हुए हैं उनको ब्राह्मण कहा गया है, और ब्रह्मा जी के जो भुजाओं से उत्पन्न हुए उनको क्षत्रिय कहा गया है, और ब्रह्मा जी के जो उदर यानी जो पेट से उत्पन्न हुए उनको वैश्य कहा गया, और जो ब्रह्मा जी के जो शरणों यानी पाँवों से उत्पन्न हुए जो हुए हैं उनको शूद्र कहा गया। इस प्रकार से कुछ वर्ण व्यवस्था का जो पहले से चली आ रही है। दूसरी इनकी इकाई होती थी परिवार। समाज की मूल इकाई परिवार थी। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रधानता थी। देखिए अपन बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता की, उसमें एकल परिवार की बात करते हैं, इकाई परिवार। और वैदिक सभ्यता में ये जो है संयुक्त परिवार के रूप में थी। सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता था परिवार का, जो सबसे बड़ा जो पुरुष होता था उन्हीं को मुखिया बनाया जाता था परिवार का, उसे गृहपति कहा जाता था। जो परिवार का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। वैदिक समाज में स्त्री का बहुत सम्मान था। देखिए वैदिक समाज में स्त्री का बहुत जो सम्मान हुआ करता था, स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत ही सम्मानजनक हुआ करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह का अनुबंध न होकर धार्मिक संस्कार था। देखिए विवाह एक अनुबंध नहीं था। देखिए संसार को चलाने के लिए विवाह नहीं किया जाता था। देखिए विवाह का मुख्य औचित्य ये होता था कि विवाह से उनका एक प्रकार से, जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता में 16 संस्कार माने गए, उन 16 संस्कारों में जिस प्रकार से 4 आश्रम माने गए, उन आश्रमों में गृहस्थ आश्रम में अगर प्रवेश करना है तो उनको धार्मिक संस्कार जो विवाह संस्कार हैं उनको जो है उनका अपन कहते हैं जो उनको पूर्ण करना जरूरी होता है। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होता था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उस शिक्षा का अधिकार था। स्त्री को समुचित सम्मान दिया जाता था। वैदिक साहित्य में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो ज्ञान एवं विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। उसमें से गार्गी है, मैत्रेयी है, गंधर्व ग्राहिता है आदि विदुषी महिलाएं इस युग में हुई हैं। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की क्या दशा रही होगी या फिर क्या उनकी स्थिति थी। बहुत ही बढ़िया स्थिति में थी। आश्रम एवं संस्कार व्यवस्था। वैदिक काल में सामाजिक संचालन के लिए आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी।
जैसा कि मैंने अभी बताया था। मनुष्य की आदर्श आयु 100 वर्ष की मानकर जीवन के 4 कालों में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में विभाजित किया गया था। यह आश्रम व्यवस्था विश्व में जीवन प्रबंध का अनुपम उदाहरण है। देखिए, जीवन का जिस प्रकार से समायोजन किया जाता है, जीवन की जिस प्रकार से प्लानिंग की जाती है, इसलिए इन्होंने विश्व में एक अनुपम उदाहरण है वो स्पष्ट किया है। देखिए, इन्होंने जो है मनुष्य की आदर्श आयु मानी है 100 वर्ष। 0 से 25 वर्ष की जो आयु होती है उसमें जो बालक है वो शिक्षा ग्रहण करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसीलिए इसको पहला आश्रम कहा जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद में 25 से लगाकर 50 तक, इसके बाद में 25 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद में विवाह संस्कार के बाद में वो गृहस्थ जो जीवन है बिताना शुरू कर देता है, इसीलिए उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। यानी जो अपने सांसारिक मोह माया है, जो अपने संसार के जितने भी काम काज करने होते थे वो इन गृहस्थ आश्रम में कर सकता था। इसके बाद में आती है 50 से 75 वर्ष की आयु, ये कहलाती थी वानप्रस्थ आयु, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या हुआ करता था, जो व्यक्ति है उसमें वो गृह त्याग कर वो जंगलों में चला जाता था और जंगलों में वो अपनी ज्ञान का प्रसार किया करता था। इसके बाद में 75 से 100 वर्ष ये है संन्यास आश्रम। किसी एक जगह पर बैठकर सन्यासी के जीवन व्यतीत करना ही संन्यास आश्रम कहलाता था। आगे है, व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ गुणों को पैदा करने के लिए उस काल में 16 संस्कारों का विधान था, जिनमें से पुष्पवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्या अर्जन संस्कार और विवाह संस्कार आदि प्रमुख संस्कार थे, जो सामाजिक संस्कार पद्धति का कार्य करते थे। देखिए, ये एक प्रकार के सामाजिक संस्कार हुआ करते थे। ये मुख्य रूप से संस्कारों का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो अगला है भोजन, वेशभूषा एवं मनोरंजन। वैदिक सभ्यता की बात करें तो उनकी वेशभूषा, मनोरंजन, रहन सहन, उनकी जो वेशभूषा है वो किस प्रकार की हुआ करती थी। वैदिक काल के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, दूध, दही का विशेष प्रयोग करते थे। जहाँ तक वेशभूषा का सवाल है, सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। देखिए मित्रों, वैदिक सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में कर्ण, फूल, कंठहार, कंगन आदि पहने जाते थे। तो इनसे मित्रों अपने को ये भी पूछा जा सकता है कि आभूषणों के बारे में, कौन कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो ये कला संस्कृति का पार्ट हो जाता है एक, लेकिन इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, मल्ल युद्ध मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। देखिए, इनके मनोरंजन का साधन कौन हुआ करता था, जैसे रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, शिकार है, मल्ल युद्ध है, ये सभी इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। संगीत व नृत्य लोकप्रिय थे तथा प्रमुख वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, शंख, झांझ तथा मृदंग आदि प्रचलित हुआ करते थे। ये तो थी इनकी जो सांस्कृतिक जीवन, इनके मनोरंजन की व्यवस्था। अब आगे इनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का हुआ करता था वैदिक सभ्यता में। पहला है आर्थिक जीवन में कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन वैदिक काल में आजीविका के मुख्य साधन थे। कृषि एवं पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार एवं वाणिज्य, खेती का काम हल बैल से किया जाता था। देखिए, ये जो है ना, उनके जो मुख्य जो साधन थे उनके जो आजीविका के, उनमें से थे कृषि थी, कृषि मुख्य साधन थी। उसके बाद में पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार एवं वाणिज्य। खेती का काम हल बैल से किया जाता था। देखिए, खेती का काम किससे किया जाता था, कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी उस समय मित्रों, ये हल बैल से किया करते थे। गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, हिरण, भेड़, बकरी, गधा आदि पालतू पशु थे। गाय को पवित्र एवं आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे। गायों की संख्या उन्नति का पैमाना था, उन्नति का एक पैमाना था। देखिए, गायों की संख्या जिस प्रकार से इनमें बताई जाती है वैदिक सभ्यता में, तो गायों की जो इनकी संख्या से अपन पता लगा सकते हैं कि उस समय वैदिक सभ्यता है वो कितनी उन्नति के स्थान पर थी। अगला है दूसरा आर्थिक जो दूसरा साधन था उद्योग व व्यापार। उद्योग एवं व्यापार
उद्योग धंधों में लकड़ी, धातु, वस्त्र व चमड़े के काम प्रमुख थे। ऋग्वेद में भिषक नाम के चिकित्सक का उल्लेख भी मिलता है। व्यापार का माध्यम वस्तुओं का लेन देन था। गाय को मूल्य की इकाई माना जाता था। देखिए, वस्तुओं का जो व्यापार का जो माध्यम हुआ करता था वो वस्तुओं के लेन देन से होता था। उस समय नई कोई मुद्रा चलती थी। देखिए, अगर किसी के खेत में जौ पैदा हुए या फिर गेहूं पैदा हुए, अगर किसी के पास, दूसरे के पास अगर बाजरी है, अगर उसको गेहूं चाहिए और इसको बाजरी चाहिए, तो ये क्या करते थे, गेहूं बाजरी की तो बात अलग है, सॉरी, इसको अगर गेहूं चाहिए तो बदले में ये बाजरे को देता था और गेहूं को प्रदान जो प्राप्त करता था, यानी वस्तु विनिमय। अगर किसी को चाहिए घी के बदले तेल दे देता था, और इसी प्रकार से उनका वस्तु विनिमय से एक प्रकार से उनका जो आदान प्रदान किया जाता था। ऋग्वेद में निष्क नामक सोने के सिक्के के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद में कैसे सिक्के के सोने के सिक्के के संकेत मिलते हैं? निष्क नामक सोने के सिक्के के संकेत मिलते हैं। इसके बारे में अपने 6th क्लास में अध्ययन किया था। ये न केवल उन्नत धातु विज्ञान की जानकारी के प्रमाण है, अपितु ये आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का भी प्रारंभिक संकेत भी है। दूर देशों व भारत के बीच जल व थल दोनों मार्गों से होता था। देखिए, दूर देशों व भारत के बीच जल थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, और उस समय धातु विज्ञान की उन्नत जानकारी का प्रमाण मिलता है। देखिए, धातु विज्ञान के बारे में बहुत उनको जानकारी थी, लेकिन आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का प्रारंभिक संकेत भी है। देखिए, इनके बारे में अगर उनको देखिए धातुओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन जो मुद्रा के आदान प्रदान के रूप में अपन बात करें तो मुद्रा व्यवस्था बिल्कुल ही प्रचलित नहीं थी। वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत था। वस्त्रों से विदेशी व्यापार होने के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। देखिए, वस्त्र उद्योग है वो भारत में काफ़ी समय से कई जो है अपन कह सकते हैं कि ये उन्नत था। अपन अंग्रेज़ों के समय की बात करें तो अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से भारत के जो वस्त्र उद्योगों को बंद किया था, उसे अपन पता लगा सकते हैं कि ये वैदिक सभ्यता से ही चले आ रहे हैं। वैदिक युग के निवासी मूलतः प्रकृति के उपासक थे। ये वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, ये मूलतः किसके उपासक थे? प्रकृति के उपासक हुआ करते थे। तो मित्रों, अपन ने पढ़ा था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो लोग थे वो भी मूलतः किसके उपासक थे? प्रकृति के उपासक थे। विभिन्न देवीय शक्तियों की उपासना करते थे, लेकिन इनके अलावा विभिन्न देवीय शक्तियों को भी उपासना करते थे। जिन शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति व प्रेरणा प्राप्त होती थी, उनको उन्होंने अपने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए, जैसे अपन भोजन प्राप्त करते हैं तो अन्न को देवता मान लिया। जैसे शरीर के रूप में सूर्य की किरणें बहुत जरूरी है तो सूर्य को देवता मान लिया। जैसे अनाज पकाने के लिए पृथ्वी की जरूरत है तो पृथ्वी को देवता मान लिया। इसी प्रकार से उन्होंने जिस जैसे शक्ति एवं प्रेरणा प्राप्त होती थी उनको उन्होंने क्या मान लिया? देवता मान लिया। इनमें से इंद्र हैं, सूर्य है, अग्नि, वायु, उषा, वरुण आदि प्रमुख हुआ करते थे। प्रार्थना, स्तुति व यज्ञों द्वारा वे देवताओं को प्रसन्न करते थे। उनका धार्मिक जीवन सरल एवं आडंबर रहित था। वैदिक काल में अंत में उपनिषदों के ज्ञान का मार्ग प्रतिपादित किया था। देखिए, वैदिक काल में अंत में, वैदिक काल का जब से अंत माना जाता है, जब से इनका अवसान माना जाता है, उनका जो ज्ञान है, उनके बारे में जो ज्ञान सबसे अंत में जिस ग्रंथों की रचना की गई थी आर्यों के द्वारा, वो थे उपनिषद। कई प्रकार के उपनिषद है, 108 उपनिषदों की अपने जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये थे उपनिषद। तो सबसे अंतिम जो जानकारी प्राप्त होती है अपने को, वो होती है उपनिषदों से प्राप्त होती है। तो अगली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इनके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो कितना आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मित्रों, मैंने कहा ये टॉपिक इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट है रीट और 2nd ग्रेड के लिए, तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।